नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड स्कूल में। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताते हुए बहुत प्राइड फील कर रहा हूं कि मेरे बेटे ने NDA 2024 का रिटन एग्ज़ाम जिसका रिज़ल्ट कल आया था शाम को, उसमें उसने क्लियर कर लिया है। बच्चों, खुशी की बात है। एज ए पेरेंट मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब बच्चे मेहनत करते हैं तो उनको रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। और इससे पहले कि हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मैं अपने लेक्चर की शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर। बच्चों, बात बहुत पुरानी है कि एक ना कुआं होता है, उसमें एक मेंढक रहता है और वो बहुत अपने कुएं में खुश रहता है कि वो छाल मारेगा, बाहर आ जाता है, जो कुछ खाना होता है वो खा के वो फिर से मैं अपने कुएं में रहकर खुश होता है। एक बार एक बगला, आप समझते हो हंस, हिंदी में वर्ड आता है हंस, वो काफ़ी लंबी ऊंचाई, बड़ी दूरी के लिए जाना जाता है। एक बार वो उड़ रहा था ऊपर से, उसको पानी की तलाश में उसने उस कुएं को देखा तो वो उस कुएं पे उतर गया। जब वो पानी पीकर थोड़ा आराम करने के लिए बैठा तो मेंढक कुएं से निकलकर क्योंकि मेंढक ने पहले कभी इतने बड़े हंस को नहीं देखा था, तो मेंढक ने हंस से ये पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तो हंस ने ये बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, रास्ते में कितनी सारी बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े दरिया आए, उन सबको पार करके मैं थक गया, तो यहाँ आकर मुझे प्यास लगी तो मैंने यहाँ कुएं के पास पानी पीने के लिए उतरा। तो मेंढक ने उससे पूछा कि आपका वो जो रास्ते में दरिया आया था, वो नदियाँ आई थीं, वो कितनी बड़ी थीं। तो हंस ने बोला कि वो बहुत बड़ी नदी थी। तो मेंढक ने बोला कि हमारे जो ये मेरे कुएं से बड़ी थोड़ी होगी। हंस ने बोला नहीं, वो हंसने लग गया। हंस ने बोला कि नहीं, इससे तो बहुत बड़ी है। इससे मेंढक को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो उसने कुएं की मुंडेर पर बैठकर एक छलांग लगाई और हंस से पूछा कि इतनी बड़ी नदी है तेरी। हंस फिर हंसने लग गया, तो इससे मेंढक को और गुस्सा आ गया। उसने कुएं की मुंडेर के ऊपर चढ़कर दोबारा से अपने जोर से और दूरी पर छलांग लगाई और उसने हंस से पूछा, बोलो इतनी बड़ी नदी थी तुम्हारी। हंस फिर हंसता रहा। इससे मेंढक खींच गया। वो 3-4 बार, हर बार मुंडेर पे चढ़ता, हर बार वो जोर से छलांग लगाता और वो थोड़ा सा और दूर जाके गिरता। तो बार बार हंस से पूछता, तो हंस का यही जवाब था हंसते हुए कि नहीं, ये तो बहुत छोटी है, हमारी नदी दरिया बहुत बड़े हैं। जब मेंढक बार बार कूदने के बाद एक समय ऐसा आया कि वो थक हार कर बैठ गया, तो वो अपना सा मुंह लेकर चुपचाप कुएं के अंदर चला गया और हंस अपना पानी पी के उड़ गया। तो इस कहानी से मेरे ख्याल से आपको मैसेज मिल गया होगा कि जो मेंढक सारी उम्र एक कुएं में रहता है, कुआं ही उसका घर संसार है, कुएं के नज़दीक ही कितनी की दूर वो छलांगे लगाकर चला जाता होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वो शाम को फिर कुएं में आकर रहने लग जाता, सुबह फिर चला जाता, ये उसका रूटीन था। तो बच्चों, बात ये है कि इस कहानी का मेन जो उद्देश्य है कि जब मेंढक ने कुएं से दूर जाकर नदी देखी ही नहीं, कोई दरिया देखा ही नहीं, कोई समुंदर देखा ही नहीं,
तो मेंढक उसका अंदाज़ा उस कुएं में बैठकर कैसे लगा सकता है कि वो कितनी बड़ी नदी होगी। वो अपनी समझ से यही सोच सकता है कि मैं और ज़्यादा ज़ोर से छलांग लगाऊंगा तो शायद उसकी नदी उसको उस छलांग से छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे मैंने आपको पहले एक कहानी सुनाई थी ना कि हमने पिंजरे का शेर नहीं बनना, जंगल का शेर बनना है, वैसे ही इस कहानी में आपको बताऊं कि हमने कुएं का मेंढक नहीं बनना। हमने खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर भगवान की रची हुई ये सारी सृष्टि जो है उसको समझना है। सूरज अपने समय पर उगता है, अपने समय पर छुपता है। जिंदगी में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। चलो ये इतनी दार्शनिकों वाली बात तो अब हम आगे बहुत डीप में नहीं जाना चाहिए हमको। हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चों कोई भी हम काम करें, अब आप जैसे ये अब आम स्टूडेंट जो है वो 10th तक उसको 9th 10th की क्लास में ये नहीं पता, वो सिर्फ यही सोचता है कि मैंने अपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, मैं ये पढ़ाई करूँगा तो मुझे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मेरे 100 में से 100 आ सकते हैं, मैथ्स मेरा अच्छा है, साइंस मेरी ऐसी है, मैं इतने मार्क्स ले लूँ। और जनरली पेरेंट्स टीचर्स रटे रटाए बार बार अपने बच्चों को मार्क्स की तरफ ले आते हैं। पर बच्चों ये कुएं के मेंढक वाली बात हो गई कि मार्क्स लेके आना सफिशेंट नहीं होता। सिर्फ हम अपना टारगेट रख के चलें कि हमने सिर्फ मार्क्स ही लेने हैं, हमने मैथ्स में इतने लेने हैं, हमने साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, या हमारे नहीं आ रहे तो किसी के ज़्यादा आ रहे हैं हमसे, हम सोच लेते हैं कि वो हमसे ज़्यादा होशियार है। ये बात नहीं होती बच्चों। हमें जब 10th के बाद बच्चा 11वीं में आता है तो वो रियल ग्राउंड पे आता है। पहली बात, वो जब मैथ साइंस पढ़ता है, नॉर्मली पढ़ता है, तो 11वीं के लेवल पे उसको पहला झटका लगता है। तब उसको ये पता लगता है कि मैथ्स भी ऐसा था और साइंस भी अब उसकी डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। बच्चे को तकरीबन मैंने जितने बच्चों से मिला हूँ उनसे यही पता नहीं चलता उनको कि वो मैथ्स वाली स्ट्रीम लेके नॉन मेडिकल में जाएं या वो बायोलॉजी की स्ट्रीम लेके वो साइंस में जाएं, वो अपने मेडिकल ग्रुप में जाएं। पर अब उनको इतनी समझ नहीं है कि मेडिकल या नॉन मेडिकल में सिर्फ मैथ्स और बायो का फ़र्क है। फिज़िक्स केमिस्ट्री तो उनको पढ़नी ही पड़ेगी। अब 4 ग्रुप्स में अगर हम 10वीं के बाद बच्चों को डिवाइड करें, एक मैथ्स ब्रांच का नॉन मेडिकल हो गया, एक मेडिकल ब्रांच हो गई, उसके बाद हमारी कॉमर्स लाइन आ गई, उसके बाद हमारे आर्ट्स के ग्रुप आ गए। अब इन सब तरह के बच्चे अलग अलग अपने ब्रांच के हिसाब से एग्ज़ाम्स की, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लग जाते हैं। वही कुएं के मेंढक वाली बात कि जब अबे उनको इतना पता ही नहीं, बात की गहराई नहीं समझते, वो छलांगे लगा के सोच लेते हैं कि अगर मैथ्स की बात करें, अगर हम साइंस की बात करें कि मैंने ये इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो साइंस शायद मुझको सारी आ गई। अब मैंने मैथ्स का ये चैप्टर कर लिया, 4 क्वेश्चन कर लिए, ये 4-5 बुक्स लगी होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट होते हैं, उसमें वो उनको सॉल्व करके ये सोच लेते हैं कि अब तो मुझे ये सब कुछ आ गया। मगर वही बात कि ये पिंजरे वाले शेर की बात हो गई कि जब कंपटीशन में वो जंगल के माहौल में बैठेंगे तब उनको ये झटका लगता है कि जब उनका शिकार कोई और छीन के ले जाता है। मतलब कि बच्चों, कोई भी कंपटीशन की टेस्ट की तैयारी, चाहे एनडीए हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करते हो, चाहे आप जी मेन की तैयारी करते हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, आप सबसे पहले मेडिटेशन करो अपनी। आप अपने अंदर अपने टीचर से, पेरेंट्स से बात करके
ध्यान से समझो बच्चों, 10वीं के बाद आपने कौन सी स्ट्रीम में जाना है। अब जब आप इसको अच्छी तरह से डिसाइड, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मत देखो कि अगर आपके मैथ्स अच्छा है तो आपने नॉन मेडिकल ले ली, आपका बायोलॉजी अच्छी है तो आपने मेडिकल ब्रांच ले ली, हमने डॉक्टर बनना है। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं मैं बात कर रहा आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की गहराई तकरीबन 10वीं से हमारा बेस बनना शुरू हो जाता है। तभी मैंने अपनी लेक्चर्स की शुरुआत 10th से की थी। जो अब मैं अपने आपकी अगर आपको एग्जांपल दूं कि जब मेरा बेटा +1 में हुआ था तो उसको मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लगाया था। वो 5-7 महीने हमारे थोड़े तकरीबन ख़राब हो गए थे, क्योंकि मैंने सोचा वैसे ही टीचर्स की बातों में, कोलीग्स की बातों में आकर भी तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। कई बच्चों से बात की तो वो बोलते हैं वो इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो हमने लगा दिया वहाँ पर। तो 2-4 महीने देखते रहे। एक बार मैं उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया 3-4 महीने बाद। तो जब वो अपने बच्चों का वो मार्कशीट सी लेते हैं, वो टेस्ट की सीरीज़ होती है, उसमें उनका वो ऐप्स सॉफ्टवेयर सा बना होता है जिसमें वो देखते हैं कि बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन कितने समय में अटैम्प्ट किया। उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी मार्कशीट बनाकर ले आते हैं कि फिर दिखाते हैं। जब मैंने पूछा कि मेरे बेटे का आप रिज़ल्ट बताओ, बेटे को साथ लेके गया था, तो वहाँ 3-4 टीचर ऐसे सर्कल में बैठे थे। तो उन्होंने मेरे बेटे को देखकर पहचाना नहीं, ज़्यादा कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, क्योंकि मैं एज़ यूजुअल सीधा ही पूछता था। हर पेरेंट यही पूछता है अभी बच्चा कैसे पढ़ रहा है। तो उन्होंने बच्चे को देखकर उसका नाम पूछा और वो अपनी मार्कशीट में जो क्लास की होती है उसमें देखने लग गए, ये अच्छा ये। फिर उसमें सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिज़िक्स में इतने आए, केमिस्ट्री में इतने आए, मैथ्स में इतने आए। तो फिर वो उसको देखकर फिर मार्क्स को ही डाटा समझ के वो मुझे बताने लग गए कि ये इसका मैथ्स में ठीक चल रहा है, ये फिज़िक्स में ठीक है, ये केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक आ रहा है। तो वो ऐसे जब बातें करते थे तब मैं समझ गया था भी ये तो अब बात नहीं बनेगी। 2-3 महीने चलो हमारे और वेस्ट हो गए। जब सितंबर अक्टूबर में आया तो अब मैंने ये स्ट्रेटजी चेंज की अपनी कि चलो अब मैं इसको पढ़ाऊँगा, अपने आप पढ़ाता हूँ और ये इंस्टीट्यूट्स उसके टेस्ट लेंगे। हमारी स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। फिर मैंने अपना आपको पहले ही बताया था कि सारा अपना काम छोड़कर बच्चे के लिए बैठ गए हम। अब हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको मैं अपना दिखाऊंगा सारा सिस्टम, कैसे हमने पढ़ाई की, कैसे हमने मॉडल्स बनाए और बेटे को कैसे हम लोअर से अप लेवल तक आते चले गए धीरे धीरे। वर्किंग मॉडल्स जो मैं आपको ये दिखाता हूँ। मेरा शुरू से ही मानना है कि जब तक आप प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तो आप उस बात को समझोगे नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे जो तेज़ होते हैं वो लर्निंग टाइप भी हो जाती है, उनको बड़ी जल्दी समझ भी आ जाता है उनको, जिस वजह से वो थोड़ी जल्दी उसको पिकअप कर लेते हैं। मगर जो एवरेज बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत होती है, वही बात होगी ना फेमस, आपने सोच लिया अब रैंकर्स एंड बैंकर्स। जो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनके 100 बच्चों की क्लास है तो वो देख लेते हैं। जो हम आम एज ए टीचर हमें भी मालूम है, आपको भी पता है कि वो 10 के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे, वो समझ लेते हैं 2-3 टेस्टों में कि ये बच्चे अच्छे हैं। उसके बाद वो उनका एक अलग सेक्शन बना देंगे। अब वो उन पर ही अपना सारा दारोमदार लगा देंगे। क्यों? वो रैंकर्स हैं उनके। अब इंस्टीट्यूट से ये खर्चा कहाँ से निकलेगा? वो बैंकर्स देंगे, जो बाकी बच्चे हैं जिनको अब वो रूटीन में क्लास में पढ़ाई जा रहे हैं, फॉर्मूले दे दिए दो। और बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों की बात नहीं समझते, बच्चे अपने माँ बाप को समझा नहीं सकते। टीचर्स उनके टेस्ट लिए जाते हैं, उनके मार्क्स कम आई जा रहे हैं, वो पेरेंट्स से बोलेंगे आप पढ़ाते नहीं, आप घर में अटेंशन नहीं देते। पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे करके अगर बच्चे को जल्दी पेरेंट्स ना संभालें
तो बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने का अपना दिल ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये उम्र जो उनकी होती है थोड़ी इमोशनल टाइप उम्र होती है, जिससे वो कई बार अपना दिल ही छोड़ जाते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते शायद। मगर इस बात को हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसा हमने किया, मैंने किया, चलो मैं गॉड गिफ्टेड था, मैं अपने टाइम में पहले पढ़ाता था, इंजीनियर था मैं प्रोफेशनली। उसके बाद जब बच्चे का मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आ गया चलो मैं पढ़ा सकता था। मैंने अपने बच्चे को टाइम दिया, सुबह शाम लग गए हम बच्चों मैथ्स की चीर फाड़ करने, फिज़िक्स की करने, केमिस्ट्री की करने। पर हमने कभी ये एनडीए को टारगेट नहीं किया कि उसने एनडीए का एग्ज़ाम ही देना है। बट जब अच्छे बच्चे हों, जैसे मैं समझ गया कि मेरे बेटे का पेपर क्लियर हो जाएगा, एनडीए क्लियर हो जाएगा, ये पहला पेपर था उसका स्ट्रीम में जो उसका क्लियर हो ही जाना था। उसके बाद आगे जी मेन के जनवरी में पेपर होते हैं, उसके बाद फरवरी मार्च आपके +2 के बाद में एक सेकेंड अटेम्प्ट का भी उनको मिलता है, आईआईटी का भी होता है, और एग्ज़ाम्स भी हैं यहाँ बच्चों के। पर ये सभी एग्ज़ाम्स में जो हमारे रैंकर्स बच्चे हैं वो तो सभी निकल जाएंगे। एक रैंकर्स अच्छे पढ़ाई के जो ऑटोमेटिक अपने आप सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं बच्चे, जिनका ब्रेन वैसे गॉड गिफ्टेड शार्प होता है, उनको आप सीरियल ऑर्डर में बिठा लो, आप उनको एनडीए दिवा दो, आप उनको आईआईटी दिवाओ, आप उनको जी मेन दिवाओ, और देखा जाए तो सबका सिलेबस सेम है और इसमें वो निकल जाएंगे। जो एवरेज बच्चे हैं वो सभी में फंस जाते हैं। अब वो कैसे फंसते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए की तैयारी जो है उसे हम इंस्टीट्यूट्स जो आजकल ज़्यादातर मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये कहते हुए, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे पहले पढ़ाता भी था, और अब जो भी प्रोफेशन है हमारे पुराने, हम अपने टीचर्स का, आज मेरी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो गई, आज भी हम अपने टीचर्स को याद करते हैं। कुछ हमारे टीचर ओल्ड एज हो गए जो कभी कभार कहीं मिल जाते हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट से हमारा सर उनके सामने झुकता है, उनके हम पैर छूते हैं। जो हमारी जनरेशन के हैं बच्चे, मेरे साथ जो हमारी उम्र के होंगे, हमसे बड़े होंगे, आप भी देखो, आप बच्चे जब कहीं जाते हो आपको टीचर मिलता है, रिस्पेक्ट से आप उसको विश करते हो। तो टीचर एक टीचिंग लाइन जो एक प्रोफेशनल लाइन है, इसको ना पैसों से नहीं जोड़ना चाहिए। जो हम आज, ठीक है, ज़रूरतें हैं सबकी, अब टीचिंग में भी अगर टीचर को भी भूख लगेगी, टीचर की भी अपनी परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। पर जैसा मैं ट्रेंड आजकल टीवी पे देख रहा हूँ कि टीचर ही जो बच्चों को पढ़ाता है, जिसका मतलब एक अलग तस्वीर बच्चों के दिमाग में रिस्पेक्टेड वाली होती है, जो मैथ्स पढ़ा रहा है, जो फिज़िक्स पढ़ा रहा है, वही टीचर यूट्यूब पे या किसी भी आपके अपने जो ऐड देते हैं उन पे बार बार चिल्लाते हुए आप देखते हैं। आम ही जो हमारा चैनल ज्वाइन करो, आपकी 3,000 रुपये महीना फ़ीस है, अब पहले 100 में आओगे, आप 500 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे हैं। आप हमें यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, हम आपको ये फ्री में देंगे। हम आप बच्चों, ये सेल्समैनशिप होती है, ये टीचिंग नहीं होती। एक अच्छा टीचर है, जो आज भी अच्छे टीचर हैं, वो आपके सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो भी मेरी तरह वो भी निराश हो गए, उनकी अंतरात्मा उनको आवाज़ देती है, वो अपने अंतरात्मा की वजह से भी सामने नहीं आ पाते। जो अच्छे टीचर हैं आज भी हैं, क्यों मैं ये नहीं कह रहा कि आज अच्छे टीचर नहीं हैं, पर बच्चों जो टीचर होता है, टीचर हर एक नहीं बन सकता। टीचर बनना एक प्रोफेशन नहीं, ये भी एक नेचुरल चीज़ है जो बंदे के अंदर से आ सकती है। कोई भी पर्सन है ABC,
वो अगर अच्छा स्टूडेंट है, वो अच्छा लाइक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हर टॉपिक की पकड़ है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो टीचर भी हो सकता है। एक इंटेलिजेंट बंदा और टीचिंग वाला बंदा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। टीचिंग एक आर्ट है बच्चों। टीचिंग में बच्चों को पढ़ाई की सोच लगानी पड़ती है। जब बच्चे सोचने को मजबूर हो जाएं कि क्या वाकई ये कंसेप्ट है, इसका कोई मतलब है, बार बार फार्मूले लिखाई जाओ, आपको 10 क्वेश्चन दे दो, आप लर्निंग करके ये कर लो, वो कर लो, इसमें ये पुट करो, इसका ये शॉर्टकट मेथड है। बच्चों, ये पढ़ाई नहीं है। इससे आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए अभी ये 2 साल के बहुत गोल्डन टाइम पीरियड है, 11वीं और 12वीं। इसके बाद आप अपनी अपनी यूज टू लाइंस में चले जाओगे। कोई इंजीनियरिंग लाइन में चला जाएगा, कोई डॉक्टर लाइन में चला जाएगा, कोई देश सेवा में एनडीए की तैयारी कर रहा होगा, कोई पायलट बन जाएगा, कोई बिजनेसमैन बन जाएगा। पर सोचने की बात है कि ये आपका लर्निंग टाइम है। बच्चों, पढ़ाई क्या है, आज हम इस शब्द के मतलब को ही भूलते जा रहे हैं। पढ़ाई का मतलब रोजी रोटी नहीं होता। जो ये स्टडी है, इसका मतलब बच्चों रोजी रोटी नहीं है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने कंपटीशन लड़ना है, आप एनडीए में चले जाओगे, आप पायलट बन जाओगे, आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे, आप अच्छा इंजीनियर बन जाओगे, करोड़ों का पैकेज होगा। ये सोच मत रखो। आपका जो गोल्डन टाइम है, आप उस पढ़ाई को समझने में लगाओ। ये पढ़ाई बच्चों सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी। ये मत सोचो कि आप मेरा करोड़ का पैकेज लगेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। करोड़ के पैकेज कितने के होते हैं, कभी आपने सोचा है? 15 से 20 हज़ार IITians हर साल निकलते हैं। उन IITians में आपको सुनने को मिलता है कि उनको 4 करोड़ का पैकेज लग गया। कभी आपने सोचा है वो पैकेज लगता कितने बच्चों को है? वो 5-4 मैक्सिमम बच्चे होंगे जिनको 2-2, 4-4 करोड़ के पैकेज लगते हैं। एवरेज तो वही 8-10 लाख रुपए पैकेज के लगते हैं उनको। वो तो आप कहीं से भी कमा लोगे। जब आप इतनी सारी मेहनत, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम, पूरा जोर लगा के आप सिर्फ इस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर जाते हो कि मैंने मार्क्स लेने हैं। आप अपने ग्रुप में ही लगा लो, मेडिकल में 15 से 20 लाख बच्चे होते हैं। 6-7 लाख 8 लाख बच्चे अपने जी मेन की तैयारी IITians में करते हैं। 3 से 4 लाख बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं। और सीट्स कितनी होती हैं एनडीए में? अब इस बार जो है 404 हैं, चलो प्लस माइनस हो जाएंगी थोड़ी बहुत ही। अब जो उन्होंने 8000 के करीब सेलेक्ट किए हैं, उन्होंने एसएसबी में देंगे, उसमें फाइनल सिलेक्शन होगी। अब जो पहले 3 लाख में से आए हैं चुन के, 3,30,000 इस बार था, और एग्ज़ाम में अब ये नहीं पता कि कितने प्रेजेंट थे। तो अब उनमें से जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे, वो तो पता है, टीचर को भी पता है, जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं उनको पता है। जैसे मैं अपने बच्चे का पेपर दिवा के आया था 1 तारीख को, मैंने बार लगा के उसका रोज़ टेस्ट लेता था और मुझे पता था कि इसका मैथ्स में एक्यूरेसी रेट बिल्कुल सही है। वो 60 क्वेश्चन करके आया था, उसके 4 क्वेश्चन गलत होते थे। मुझे पता था इसके 55 क्वेश्चन सही होंगे, और मुझे ये भी पता था यह निकल जाएगा। ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स में हर टीचर को पता है, एक्चुअल में वो जो पढ़ाते हैं टीचर, उनको पता है कि बच्चा कितने मार्क्स अटैम्प्ट करने के काबिल है और कितनी इनों की रैंक कट ऑफ जाती है, वो पता होता है। ये हमने सोचना है बच्चों कि टीचर को भी पता है ये बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए ये पढ़ाई का सफ़र शुरू किया, जब उसका पेपर होके आया तो मुझे तो उसी दिन पता था कि ये सेलेक्ट हो जाएगा। बात मैं उन बच्चों की करता हूँ जिनका टीचर्स को भी पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, मगर आपसे फीस उन्होंने भरवानी होती है, आपको ये कन्विंस कराना होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में लगाओ, हमारे इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे हर साल निकलते हैं। ये बात नहीं होती। बात पैसों की नहीं है, समय की भी है
पैसे तो फिर आ जाएंगे, समा वापस नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस सभी पहले स्ट्रेटजी को बनाओ। आप अपनी अंतरात्मा से बात करो, अपने से समझो, मेडिटेशन करो अपनी। आप ये सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप ये सिलेक्शन में अपने आप को समझते हो तो आप उसमें पूरा जोर लगाओ। अगर आप ये नहीं समझते कि मैं ये सिलेक्शन नहीं कर सकता, आपको पता है, आपको अपनी आत्मा की आवाज़, आपको हर स्टूडेंट को पता है आई कैन डू इट और आई कांट डू इट, फिर आप वो स्ट्रीम चुनो बच्चों जिसमें आप सक्सेस, आपको पता है कि आपका वो पकड़ मजबूत है उसमें। नहीं तो ये अगर एनडीए के एग्जाम्पल ने 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 3,30,000 की बच्चे एनरोल थे, अब कितने प्रेजेंटली पेपर देने गए होंगे? 2 से 2.5 लाख बच्चे गए होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। उनमें से ये जो 8,000 सेलेक्ट हो गए, बाकी क्या करेंगे? डिप्रेशन में जाएंगे, पेरेंट्स की डांट खाएंगे। गलती किसकी है? ये गलती बच्चों आपकी है, आपके पेरेंट्स की है, जो ये सोच के आपको इस स्ट्रीम की तैयारी करवा रहे हैं कि आपने एनडीए करना ही है, ये करो, बाय हुक और बाय क्रुक करो। पर ये ऐसे नहीं करना बच्चों। आप अपनी अंदर की ताकत को पहचानो। आपकी आत्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। आपको पता है जो अच्छा बच्चा पढ़ता है, ढंग से पढ़ाई करता है, उसको ये कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता ही होता है। जो ये क्यूरियोसिटी दिखाते हैं ना कि आज रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट आने वाला है, आ जाएगा, मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, उसको पता है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो उन बच्चों की क्यूरियोसिटी है जिनको पता ही होता है, जो बीच बीच में होता है होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इस बात को समझो बच्चों। मेरे कहने का मतलब अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। इसके बाद मैं आपको यही समझाऊंगा कि अब जो आपने एनडीए अब 2025 की तैयारी करनी है, या आप जी मेंस के आपके सामने एग्ज़ाम जब आएंगे, तो इन सभी के स्ट्रीम्स जो हैं, एनडीए की है, जी मेंस की है, आईआईटीए की है। अब मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर एनडीए के ऊपर आपको लेक्चर दूंगा। उसमें आपको ये समझाऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, मैथ्स, चाहे आप साइंस को लो, मैथ्स तो बच्चों एनडीए का मस्ट है, आपको पता ही है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जो पहला पेपर मैथ्स का, दूसरा एनडीए अपना जनरल स्टडी का होगा। अगर आप मैथ्स का पेपर क्लियर करोगे तभी आप जनरल स्टडी का पेपर आपका चेक होगा। जो उनकी पासिंग मार्क देते हैं 25%, 30%, जो भी वो हर साल अपना जनरली 25 से और 30% के बीच में होती है। जब वो पास होगा तब आप जनरल स्टडी में जाओगे। कई बच्चों को यही नहीं पता कि जब मेरा मैथ्स ही क्लियर नहीं हुआ तो जनरल स्टडी में वो जितने मर्जी मास्टर हों, वो उनको तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी हम ये सोच सकते हैं कि किसी के 420 नंबर बन रहे हैं, हो सकता है कि वो ना सेलेक्ट हो, मगर किसी के 330 340 नंबर बन रहे हैं, हो सकता है वो सिलेक्ट हो। अब इसमें भी क्या समझने की वाली बात है कि मैथ्स के पेपर में 120 क्वेश्चन में से अगर एनडीए ने बता दिया कि आपको 25% कट ऑफ है, मींस कि 120 के 300 नंबर बनते हैं, उसके 25% के हिसाब से अगर मैथ में आपके 75 नंबर आ गए, तब आप जनरल स्टडी में आपका पेपर चेक होगा। अगर 75 से नीचे आ गए तो जनरल स्टडी आपका चेक ही नहीं होगा, भले ही आपने उसके 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। ये बात समझो आप। उसके लिए मैं सभी एनडीए एस्पायरेंट्स को यही अपनी तरफ से यही आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप बच्चों पहले मैथ्स में अपनी पकड़ बनाएं। जनरल स्टडी पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो बच्चे मैथ्स में ठीक हैं और शार्प हैं, बेस उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो जनरल स्टडी की तरफ ध्यान दें। अदरवाइज जिनका मैथ्स वीक है तो पहले वो मैथ्स को अच्छा करने की कोशिश करें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, खास करके 10वीं से बाद का जो लेवल आ जाता है, +1 +2 में, उसमें
रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग, इससे आपकी बात नहीं बन सकती। और अगर आप ये जो सुनते हैं कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, आप ये बुक फॉलो कर लो, आप बस अपने माइंड को थोड़ा सा इजी महसूस करा देंगे कि चलो सिलेबस कम है। पर बच्चों, अब पिछले कुछ सालों से एनडीए ने भी अपना लेवल कुछ बदल दिया है। अब वो इजी वाला लेवल एनडीए वाले अडॉप्ट नहीं करते। यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो भारत की सबसे बड़ी बॉडी है। वो पूरे भारत में आईएएस लेवल के स्टूडेंट्स भी वो चयन करती है, और एनडीए के स्टूडेंट्स भी यूपीएससी लेवल ये सोचता है कि अब उन्होंने अपना लेवल अप कर दिया, आपको भी अब अपग्रेड होना होगा, आपको भी अपने पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। जैसे अगर आप मैथ्स में, आपको सबसे मेरी पहली गाइडेंस आपको मैथ्स के बारे में रहेगी कि मैथ्स की तैयारी बच्चों एक दिन का काम नहीं है, फार्मूला क्रैमिंग का काम नहीं है। मैथ्स एक रियाज है। जैसे संगीतकार कोई अच्छा सिंगर रियाज करता है ना, मैथ्स एक रियाज का नाम है बच्चों। मैथ्स कोई मुश्किल नहीं है, मैथ्स एक रियाज है। धीरे धीरे आप 1-2 घंटे, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स अगर आपका वीक है तो आपको 10-10 घंटे रोज मैथ्स करना पड़ेगा, नहीं। मैथ्स एक रियाज है, ये एक तरीका है। 120 में से अगर आपके मिनिमम 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं, 50 और 40 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर लेते हो बच्चों, आप सेफ हो जाते हो। और 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का मतलब है कि आपको कंप्लीट मैथ्स की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? इसमें टाइम भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई टॉपिक आता है, आप सभी 120 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप टाइम गिवन 2.5 घंटे में वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाओगे। तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको गिवन टाइम पीरियड में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि +1 और +2 में जितने मैथ्स के टॉपिक हैं उनमें से आप पहले ये देखो कि आप किन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा माहिर हो। कुछ टॉपिक इजी होते हैं, कुछ टॉपिक लेंथी होते हैं मगर सवाल निकल जाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की कोई लिमिट भी नहीं है, इसको आप जितनी मर्जी वास्ट कर लो। अगर आप 5000 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व भी कर लोगे तो ये कोई श्योर नहीं कि आप पेपर में अटैम्प्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है कि समझ तो इसको जितना मर्जी जाओ आप, इजी है, पर पेपर में टाइम कम होने की वजह से हो सकता है वो थोड़े, अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करने में आपने 10 मिनट लगा दिए, हो सकता है बाकी इजी क्वेश्चंस में आप वो 10 मिनट में 4 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर लेते, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री अटैम्प्ट करने की क्या ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि इस एनडीए की खासकर, चलो अब एनडीए की बात ही कर लेंगे पहले, कि एनडीए का अगर आपने पेपर क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ के 120 क्वेश्चन में पूरे मास्टर बन जाओ। नहीं, मैथ्स के कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स लो आप और उन चैप्टर्स को मास्टर करो और उनमें आपकी स्पीड तेज होगी। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे जिसमें प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका ये बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये अपना 3D ज्योमेट्री होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, जिसका मैंने 10वीं में आपका बेस शुरू कर दिया। अब इसके बाद +1 का हम स्ट्रेट लाइन इसमें शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट हो गई, ये ऐसे मैट्रिसी डिटर्मिनेंट्स हो गए, एपी हो गया, जीपी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे में कंबाइन आते हैं। मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया ज्वाइन करके, या आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया, मैट्रिसेस कर लिया, मगर मैट्रिसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने कंबाइन करके, या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कंबाइन करके डाल दिया, तो फिर आपके तीनों चैप्टर गए। एक किया था अच्छी तरह से मास्टरी से मैट्रिसेस, वो आता था आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दिया, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी। यूपीएससी वालों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन मिलाकर उनके कॉन्सेप्ट्स मैट्रिसेस में डाल दिए। समझे मेरी बात? तो बच्चों अब ट्रेंड चेंज हो गया।
अब जैसे जैसे ये इंटरनेट का ज़माना है, अब यूपीएससी वालों को भी पता लग गया कि आप जगह जगह, जैसे हिंदी में वर्ड होता है ना, कुक्कर मुत्तों की तरह जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल गए जगह जगह, न्यूमरस। उन्होंने जो अच्छे टीचर्स हैं, जो डिज़र्व करते हैं, कई अच्छे टीचर्स हैं, आज भी हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो पढ़ा रहे हैं, मगर बच्चों जो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खुलने की वजह से इनकी परछाई इनकी परछाई में उनकी रोशनी हमें नज़र नहीं आ रही। आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप जज करो। आप यही सोचते हो कि 4 आपके स्टूडेंट्स, आपके दोस्त कह रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, आप भी उसमें लग जाते हो। आप नहीं सोचते, वो भी यही सोचते हैं, वो एक दूसरे से सुन के नहीं। पहले आप अपनी तैयारी, बच्चों अपनी मास्टरी, अपनी स्ट्रेटजी प्लान करो, आप चैप्टर्स को समझो, और इसके बाद मैं अपना एक लेक्चर मैथ्स के पूरी चीरफाड़ करूँगा। मैथ्स में आपको एक डिटेल लेक्चर सिर्फ यही समझाने में लगा दूंगा कि आपको ये चैप्टर करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए। अगर आप ये चैप्टर छोड़ते हो तो आपको ये चैप्टर करना चाहिए। अगर ये 2 चैप्टर करते हो, इसके साथ आपको तीसरा चैप्टर कंबाइन करके करना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजीज के साथ मैं आपको अपना नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही डाल दूंगा, और आप इसको ध्यान से सुनना बच्चों, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। चलो, अब इसी के साथ लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर में एनडीए के बारे में, मैथ्स के टॉपिक के बारे में, मैथ्स के एक पेपर के बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड पूरा लेक्चर दूंगा, जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि ये सारी वास्ट स्ट्रेटजी आपने अपनी कैसे बनानी है, अपने आप को समझ के, किसी से सुन के नहीं। चलो बच्चों, धन्यवाद।